गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांक। इससे पहले बच्चों हमने क्यूबिक लैटिस पढ़ा था, आज हम मिलर सूचकांक पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलर सूचकांक क्या होता है? मिलर सूचकांक किसी भी क्रिस्टल या किसी भी लैटिस में उसके प्लेन्स की डायरेक्शन को क्या करता है? शो करता है, व्यक्त करता है। तो मिलर सूचकांक उसके जो है डायमेंशंस यानी कि दिशाओं में के नंबर को इंडिकेट करता है, इसलिए उसको मिलर के उनको क्या कहते हैं? सूचकांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल वन डायमेंशनल में कितनी दिशाएं होती? केवल एक दिशा होती है, तो उसमें केवल एक ही इंडेक्स होगा या फिर उसका एक ही सूचकांक होगा। टू डायमेंशन में कितनी दिशाएं होती है? दो, तो उसमें केवल कितने होंगे? दो इंडिसेस होंगे। और थ्री डायमेंशन में कितनी दिशाएं होती है? तीन, तो थ्री डायमेंशनल के कितने इंडिसेस होंगे? सूचकांक होंगे? तीन होंगे। यहाँ पर हम थ्री डायमेंशनल के लिए मिलर इंडिसेस को पढ़ेंगे। तो मिलर इंडिसेस किसी भी डायरेक्शन के लिए मान लेते हैं हम कोई एक वेक्टर आर से पासिंग एक ओरिजिन से पासिंग एक लैटिस पॉइंट है, तो उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? हम उसको व्यक्त करेंगे R इज इक्वल टू R1A प्लस R2B प्लस RT R3C। तो यहाँ पर जो A, B और C है ये इसके बेसिक वेक्टर कहलाते हैं यूनिट के। A, B, C जो यानी कि इसके कांस्टेंट कहलाते हैं A, B और C। और जबकि यहाँ पर R1, R2 और जो R3 है यहाँ पर ये इसके क्या कहलाते हैं? मिलर इंडिसेस कहलाते हैं। देखो बच्चों, अब मिलर इंडिसेस के बारे में और बातें कर लेते हैं। बेसिक वेक्टर जो है उसके ट्रांसलेशन वेक्टर के यूनिट लैटिस होते हैं, यानी कि जो अपनी यूनिट वेक्टर हैं एकांक वेक्टर, वो उसके बेसिक वेक्टर कहलाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। जैसे कि हमारे पास एक ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में ये जो इसकी ये है ए, अगर क्यूबिक लैटिस की हम बात करें तो ये भी ए और ये भी ए, यानी कि इसके ए और बी और सी के मान क्या हैं? ए हैं, तीनों के लिए बराबर हैं। तो और इसके फ्रैक्शंस जो होते हैं R1, R2 और R3, इनके मल्टीपल किए जाते हैं इनके डिनोमिनेटर्स से। तो अब इसके कुछ नोटेशंस देख लेते हैं कि इनको कैसे व्यक्त किया जाता है। जो मिलर इंडिसेस है, मिलर इंडिसेस को व्यक्त करने के लिए इसको H, K और L से व्यक्त किए जाते हैं। मिलर इंडिसेस H एक्स डायरेक्शन में, K वाई डायरेक्शन में और L जेड डायरेक्शन में, और इनके बीच में इस प्रकार से कॉमा, ये जो है ये शो करता है, मिलर इंडिसेस को शो करता है। और अगर नेगेटिव हो किसी नेगेटिव डायरेक्शन में, ये तो है जब पॉजिटिव, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में डिनोट करना होता है तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जैसे मान लो -1 है तो इसको हम लिखते हैं 1 बार, इस प्रकार से। इसका मतलब है माइनस में एच के एल, अगर एच के एल को इस प्रकार से बड़े ब्रैकेट के बीच में, तो ये उसकी डायरेक्शन को व्यक्त करता है। इस प्रकार से एच के एल को व्यक्त करते हैं तो ये इसकी फैमिली डायरेक्शंस की फैमिली को व्यक्त करता है। इस प्रकार से ब्रैकेट उसके प्लेन को व्यक्त करता है, और ये मंझला ब्रैकेट है वो उसके प्लेन की फैमिली को व्यक्त करता है। और अगर मिलर इंडिसेस को व्यक्त करना हो तो ये एच, इनके बीच में क्या आ जाता है? कॉमा, ये किसको व्यक्त करता है? मिलर इंडिसेस को व्यक्त करता है। अब जैसे कि हमारे पास ये एक अक्ष है, एक क्यूबिक क्रिस्टल है, तो इसमें क्या है? यूनिट सेल हम बोल सकते हैं कि ए, बी, सी तीनों के मान क्या हैं? ए हैं, बराबर हैं। अब हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, हम ये वाला प्लेन लेकर चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर इस प्लेन में आप देखो, ये जो पिंक कलर का है ना, ये प्लेन, इस वाले प्लेन की बात करिए, ये जो पिंक कलर का है ना, ये एक्स डायरेक्शन में ए बिंदु पर काट रहा है, जबकि वाई डायरेक्शन में ए कहीं भी नहीं काट रहा है। प्लेन, सिर्फ प्लेन की बात कर रहे हैं हम, इस क्यूबिक क्रिस्टल की बात नहीं कर रहे। क्यूबिक क्रिस्टल की हम सिर्फ इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं जो एक्स अक्ष को ए पर काटता है, वाई अक्ष को नहीं काट रहा और जेड अक्ष को भी नहीं काट रहा है। यानी कि एक्स अक्ष को ए बिंदु पर काट रहा है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए, वाई अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा तो 0, और जेड अक्ष पर भी कहीं नहीं काट रहा यानी कि 0। यानी कि ये वाई, लेकिन ये वाई और जेड अक्ष के साथ क्या है? समांतर क्रम में है। तो ये अगर हम इसके अंत्यखंड लिखेंगे ना, तो इसके जो अंत्यखंड या इंटरसेप्ट जो लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे
ए एक्स अक्ष पर ए पर काट रहा है, लेकिन ये माना जाता है कि वाई और जेड अक्ष को इसकी समांतर, यानी कि वाई और जेड अक्ष को ये अनंत पर जाकर काटता है, ऐसा मानकर चलते हैं कि अनंत पर ये काटता है। तो इसलिए वाई और जेड के लिए जो इसके इंटरसेप्ट यानी अंतखंड लिखे जाते हैं वो क्या लिखे जाते हैं, अनंत। यानी कि अगर कोई समांतर होता है किसी प्लेन के तो उसको हम अनंत पर काटना मान लेते हैं। तो यानी कि एक्स अक्ष पर तो ए पर इंटरसेप्ट है और वाई और जेड पर अनंत पर है। तो यानी कि इस अक्ष के लिए यानी कि इस प्लेन के लिए जो इसके इंटरसेप्ट होंगे वो ए इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गए। एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर इनफाइनाइट और जेड अक्ष पर भी इनफाइनाइट। अब हम इसके फ्रैक्शन कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे कि हम इसके फ्रैक्शन कोऑर्डिनेट, अगर किसी के भी फ्रैक्शन कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने होते हैं तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि उसके फ्रैक्शन कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने के लिए उसी यूनिट सेल के पॉइंट, एग्जांपल जैसे उसके पॉइंट है जो डायरेक्शन है एक्स वाई जेड, और उस यूनिट सेल के जो डायमेंशंस हैं ए बी सी, उनके इसमें एक्स वाई जेड इस कोऑर्डिनेट में क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, तो वो उसके फ्रैक्शन कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। जैसे एक्स में दिया ए का भाग, वाई में दिया बी का और जेड में दिया सी का, यानी एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी। तो ये क्या बताते हैं, उसके फ्रैक्शन कोऑर्डिनेट्स को बताते हैं। तो अब जैसे हम इस वाले इसके लिए हम फ्रैक्शन कोऑर्डिनेट्स अगर हम ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए ए बी और सी के मान क्या हैं, ए है बराबर है क्योंकि ये क्यूबिक क्रिस्टल है, तो यानी कि इसके ए बी सी के मान क्या हैं, ए है, ए बी ए है, बी बी ए है और सी बी ए है। तो इसके फ्रैक्शन को, इसके जो इंटरसेप्ट हैं यानी कि एक्स वाई जेड की डायरेक्शन वो क्या है, ए इनफाइनाइट इनफाइनाइट, हमने अभी निकाला इंटरसेप्ट। तो इसके इंटरसेप्ट में हम ए का भाग दे देंगे, तो ए अपॉन ए इनफाइनाइट अपॉन ए इनफाइनाइट अपॉन ए है, तो हमारे पास जो मान आ गया हमें ए का भाग दिया 1 इनफाइनाइट अपॉन ए इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट। तो इसके फ्रैक्शन इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब अगर हमें मिलर इंडिसेस का मान ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस का मान ज्ञात करने के लिए फ्रैक्शन इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो इसका 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट का व्युत्क्रम, 1 का व्युत्क्रम 1, इनफाइनाइट का व्युत्क्रम यानी कि 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। और इसका भी का व्युत्क्रम 0, यानी कि इस वाले प्लेन के लिए जो इसका मिलर इंडिसेस होंगे वो 1 0 0 होंगे। ये इसके क्या कहलाएंगे, मिलर इंडिसेस। इसी प्रकार से एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 1 0। हम अगर 1 1 0 की बात करें तो देखो 1 1 0 के लिए ये 1 1 0 का मतलब है एक्स डायरेक्शन में ये इंटरसेप्ट करता है ए पर और वाई डायरेक्शन में भी करता है ए पर, जबकि जेड डायरेक्शन पर कहीं भी नहीं करता। तो इसके इंटरसेप्ट देखें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर ए, लेकिन जेड अक्ष के लिए क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो हम मानेंगे अनंत पर जाकर काटता है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इनफाइनाइट। फ्रैक्शन इंटरसेप्ट कर निकालने के लिए इसमें हम इसके कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स डायरेक्शन में ए, वाई में भी ए और जेड में भी ए, इनसे इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ए अपॉन ए 1, ए अपॉन ए 1, इनफाइनाइट अपॉन ए इनफाइनाइट। अब इसका मिलर इंडिसेस निकालने के लिए फ्रैक्शन इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल यानी कि इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो 1 का व्युत्क्रम 1, 1 का व्युत्क्रम 1 और इनफाइनाइट का 0, तो यानी कि इसके जो मिलर इंडिसेस होंगे वो क्या होंगे, 1 1 0। इसी प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे 1 1 1 सरफेस है, हम इसकी बात करें तो यानी कि एक्स डायरेक्शन पर ए पर काट रहा है, वाई पर ए पर काट रहा है और जेड पर भी ए पर काट रहा है, तो इसके इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, ए। इसके फ्रैक्शन इंटरसेप्ट याद करने के लिए इसके किससे भाग देंगे, ए से भाग देंगे, तो यानी ए अपॉन ए 1, ए अपॉन ए 1, ए अपॉन ए 1। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन इंटरसेप्ट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 1 1 1। मिलर इंडिसेस ज्ञात करने के लिए इस फ्रैक्शन इंटरसेप्ट का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो वो भी क्या आ जाएगा, 1 1 1। यानी कि इस वाले प्लेन के लिए जो इसके मिलर इंडिसेस होंगे वो क्या होंगे, 1 1 1। नेक्स्ट है एक ये अलग एक 2 1 0 सरफेस के लिए। 2 1 0 सरफेस का इसका मतलब है कि अगर एक्स अक्ष पर हाफ, उसके हाफ पर काटें और वाई अक्ष पर ए पर और जेड अक्ष पर ये नहीं काट रहा है, लेकिन जो वाई अक्ष पर काट रहा है वो हाफ ए पर हो, तो यानी कि इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे, हाफ ए, वाई अक्ष पर ए, जेड अक्ष के समांतर, तो ये मान लेंगे अनंत पर काट रहा है यानी कि इनफाइनाइट। तो फ्रैक्शन इंटरसेप्ट क्या होगा, इन तीनों में एक का भाग देंगे, तो हाफ 1 इनफाइनाइट। और मिलर इंडिसेस फ्रैक्शन इंटरसेप्ट का क्या कर देंगे, हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो हाफ का व्युत्क्रम 2, 1 का 1 और इनफाइनाइट का व्युत्क्रम 0, तो यानी कि इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, वो 2 1 0।
अब हम एक नेगेटिव के लिए देखकर चलते हैं कि मान लो एक नेगेटिव है यानी कि एक्स डायरेक्शन में तो ए पर काट रहा है, लेकिन वाई डायरेक्शन पर माइनस ए पर अगर काटे और जेड डायरेक्शन पर नहीं काट रहा है, तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए जो इसके मिलर इंडिसेस होंगे वो किस प्रकार से होंगे निकालेंगे तो हम, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए और इनफाइनाइट, क्योंकि जेड डायरेक्शन में नहीं काट रहा। तो इसका फ्रैक्शन इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इसमें तीनों में किसका भाग दे देंगे, ए, तो हमारे पास आएगा 1 - 1 और इनफाइनाइट। तो ये इस हमारे पास आएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 1 और 0। और इसको जब हम मिलर इंडिसेस में लिखते हैं तो वो लिखते हैं 1, और मैंने पहले ही बताया था अगर नेगेटिव है तो उसको क्या लिखते हैं, बार से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 बार 0। तो यानी ये प्लॉट होएगा 1 1 बार 0, या इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको। या फिर कई बार पूछा जा सकता है कि आप एक प्लेन को प्लॉट कीजिए जिसके मिलर इंडिसेस क्या है, 1 1 बार 0 है। तो हम इसका उल्टा करेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - 1 इनफाइनाइट, यानी कि क्या हो गया इसका फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन का वो निकालने के, यानी कि एक्स अक्ष पर ये -1 पर काट रहा है, वाई अक्ष पर -1 पर काट रहा है और जेड अक्ष पर ये नहीं काट रहा है, यानी कि उसके पैरेलल है। तो इस प्रकार से हम इन मिलर इंडिसेस को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब इसके अलग अलग प्लेन देख लीजिए, 1 0 0 यानी कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे, ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये प्लेन दे रहा है। 0 1 0 यानी कि सिर्फ वाई डायरेक्शन को काट रहा है। 0 0 1 सिर्फ जेड डायरेक्शन पर काट रहा है और एक्स और वाई के क्या है, समांतर है। 1 1 1 तो हम पहले देख ही चुके हैं। 1 1 0 वही एक्स और वाई पर तो काट रहा है, जेड के समांतर है। 1 0 1 एक्स और जेड पर काट रहा है लेकिन वाई के समांतर है। 0 1 1 ये एक्स के समांतर है और वाई और जेड पर काट रहा है। तो इस प्रकार से प्लेन को मिलर इंडिसेस के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर हम मिलर प्लेन से जो है इनका, अगर हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करें बिटवीन इन के बीच में, मिलर प्लेन्स के बीच में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है DHKL। डी से दूरी से और HKL मिलर इंडिसेस हैं उसके, तो उसका फॉर्मूला होता है A अपॉन अंडर रूट H² + K² + L², जहाँ पर ये A है जो इसका यूनिट है, वेक्टर है या कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। अब अगर हम परमिटिविटी क्यूब लैटिस की बात करें, परमिटिविटी या फिर हम सिंपल क्यूब वो जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो सिंपल क्यूब के प्लेन होते हैं जो 1 0 0 प्लेन, एक 1 1 0 और एक 1 1 1 प्लेन, इस प्रकार के प्लेन हम दर्शाते हैं। 1 0 0 का मतलब है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में काट रहा है, 1 1 0 का एक्स और वाई डायरेक्शन में, 1 1 1 का मतलब एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में प्लेन है जो उसके अंतखंड को काट रहा है। फिर FCC के लिए देखें तो 2 0 0 प्लेन यानी कि एक्स अक्ष पर, तो अब ये इसके लिए पहले हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए पढ़ते हैं। पहले कि 4 1 0 0 इस वाले प्लेन को पढ़ेंगे, फिर इस वाले प्लेन के लिए, फिर इस वाले प्लेन के लिए। इनके लिए मिरर इंडिसेस यानी कि इन दो प्लेनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इन दो प्लेनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इन दोनों प्लेनों के बीच की दूरी, आपस में ये प्लेनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो हम इसके लिए ज्ञात करेंगे, तो यानी कि D1 0 0 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास A। तो यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है, A। अगर 1 1 0 प्लेन के लिए देखें तो D1 1 0 इक्वल टू हो जाएगा वही A अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि 1 1 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1, तो हो जाएगा इसका अगर हम मान निकालेंगे तो A अपॉन अंडर रूट 2, क्योंकि 1 + 1 2 और इसका अंडर रूट, तो इसका मान आएगा A अपॉन अंडर रूट 2। इसी प्रकार से 1 1 1 के लिए आएगा A अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा A अपॉन रूट 3। तो यानी कि इसमें जो है इन दो प्लेनों के बीच की दूरी, या हम बोल सकते हैं इन दोनों प्लेनों के बीच की दूरी है A, इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी है A अपॉन रूट 2 और इन दोनों प्लेनों के बीच की दूरी है A अपॉन रूट
3। इसी प्रकार से हम FCC के लिए निकालेंगे। FCC के लिए दो प्लेनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो D200, तो वो हो जाएगी a/√2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हो जाएगी हाफ a/2। इसी प्रकार से 2 to 0 प्लेन के लिए निकालेंगे तो हो जाएगी a और 4 + 4 कितने हो गए 8 को हम लिख सकते हैं √, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, यानी 2 तो बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 2√2, तो यानी कि इसके लिए आ जाएगा a/2√2। और 111 प्लेन के लिए 111 प्लेन के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा D1 + 1 1 + 1 + 1 3, यानी कि a/√3। तो यानी कि FCC के लिए जो होंगे, FCC के लिए इन दोनों प्लेनों के बीच की दूरी है जो है a/2, इन दोनों प्लेनों के बीच की दूरी है जो क्या है a/2√2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है a/√3। अब अगर हम BCC की बात करें तो BCC के लिए अगर हम निकालें तो BCC के लिए 200 प्लेन के लिए क्या आ जाएगा वही a/2, 110 प्लेन के लिए क्या आएगा a/√2, और 222 प्लेन के लिए क्या आ जाएगा 2 करेंगे तो आप ये 4 + 4 + 4 4 4 8 4 के 12 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो 4 का बाहर आ जाएगा 2 और अंडर रूट में बचेगा 3, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये a/2, ये आएगा a/√2 और ये आएगा हमारे पास a/2√3। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि BCC के इन दो प्लेनों के बीच की दूरी है a/2, इन दोनों प्लेनों के बीच की जो दूरी है वो है a/√2, और इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी है जो वो है a/2√3। तो इस प्रकार से हम दो प्लेनों के मिलर इंडिसेस की सहायता से दो प्लेनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।